हेलो वेलकम टू अकेडमिलेंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और इसको हम सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे और पूरी तरीके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऑल टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा फर्स्ट स्लाइड पर अगर हम आते हैं तो पहले देखिए क्या टॉपिक है। फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कि चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेटा बहुत ही आसान है। आपको देखिए क्या करना है, बस आपको क्या करना है, आपको दो बॉडीज लेनी है। क्या करना है आपको, आपको केवल दो बॉडीज लेना है। जैसे हम क्या करते हैं, बॉडी वन ले लेते हैं और बॉडी टू ले लेते हैं। अब क्या होगा, बॉडी वन से बॉडी टू में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, बॉडी वन से बॉडी टू में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई उसमें क्या है, उसमें प्रेजेंस है चार्ज की। तो डेफिनेशन देखो आप कैसे लिखोगे वो देखिए। आपको क्या करना है, दो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास ले लो आप, सिल्क ले लीजिए या एवेनॉइड रॉड ले लीजिए, या फिर आप क्या ले लें, फर ले लें। इनको आप क्या करो, आपस में रब करना शुरू कर दो। क्या करना है आपको, इनको आपस में रब करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप दो बॉडी की रबिंग स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अब ट्रांसफर कहां से कहां होगा, वन बॉडी से अदर बॉडी पर। तो बेटा भाई मैंने आपको बताया कि भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बॉडी में चार्ज की क्या है, प्रेजेंस है। अब बेटा क्या होगा, जो बॉडी आपका इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी उसको आप कहेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। जो बॉडी गेन करेगी उसको क्या कहोगे, नेगेटिवली चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगी, लूज करेगी, उस बॉडी को कहोगे आप पॉजिटिवली चार्ज। तो बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन का लूज करेगी उसको आप कहोगे पॉजिटिवली चार्ज। तो ये आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए क्या है, वो है आपका काइंड्स ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज कितने टाइप का होता है, तो बेटा दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो बेटा आप लिखोगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये तो आपका हो गया काइंड ऑफ चार्जेस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपकी पॉइंट्स टू रिमेंबर। मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्या है, ध्यान रखना है। तो बेटा अच्छे से समझ लो आप इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, एक जैसे, मतलब जो एक जैसे चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक मतलब अपोजिट चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। इसी तरीके से आप ले सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एज अ एमसीक्यू। जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रेपेल, अट्रैक्ट, या नो रिपेल, नो अट्रैक्शन, या नन ऑफ दीज। इस टाइप में आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अब बेटा इसके बाद बात आती है कि जो हमारा ये चार्ज है इसका सिंबल क्या है। तो बेटा इसका जो सिंबल है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। तो वही वही देखिए लिखा होगा, द चार्ज ऑफ ऑन अ बॉडी इज डिनोटेड बाय सिंबल क्यू और कैपिटल क्यू। आफ्टर दैट आपका आता है यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का क्या यूनिट है, तो बेटा चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो ध्यान रखेंगे जो चार्ज का यूनिट है वो है आपका कूलम्ब।
रिप्रेजेंट करोगे आप सी से। अब बेटा इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपकी क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कोई बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी में कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज करो कोई भी आपके पास एक बॉडी है, अब आप फाइंड करना चाहते हो कि बॉडी कितना चार्ज रखती है। तो बेटा बॉडी कितना चार्ज रखेगी, जितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे अगर आप कंसीडर कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है। अब आप सोच रहे हो कि सर इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो बेटा इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उतने चार्ज आपका क्या प्रेजेंट होगा। अब सपोज कर लो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, n e हो जाएगा। तो बेटा इसलिए लिखा गया q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब बेटा आप सोच रहे होगे भाई प्लस माइनस क्यों लिया है। बेटा प्लस माइनस लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, या तो चार्ज आपका पॉजिटिव होगा या तो चार्ज आपका नेगेटिव होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है कि भाई दो टाइप के चार्ज, एक पॉजिटिव है और दूसरा आपका नेगेटिव है। तो इसलिए प्लस माइनस एन ई लिखा गया है। तो बेटा चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, प्लस माइनस एन ई। अब बेटा आप इसको रीड करके देख सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in deficit if body is positively charged or number of electrons excess if the body is negatively charged। बेटा आपको बताया जा रहा है कि अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो भाई उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, एक्सेस फॉर्म में होंगे, मतलब ज्यादा होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स। और अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा डेफिसिट होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कमी होगा। तो मेन जो है आपका वो यही है कि जो क्वांटिटी है चार्ज की उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मेन आपका यही कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे प्लस माइनस एनी। जब बेटा आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे इस फॉर्मूले को, तो बेटा आप फॉर्मूला यूज करोगे डायरेक्टली Q इक्वल टू एनी, मतलब उस समय आपको क्या है प्लस माइनस नहीं लगाना है जब आप न्यूमेरिकल में आते हो। ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। तो बेटा ये तो आपका हो गया। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा होगा वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेफिसिट फॉर पॉजिटिव साइन। और जो आपका नेगेटिव साइन है, जो बेटा ये आपका नेगेटिव साइन है ना, ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये आपके साइन प्लस माइनस। तो ये तो आपका क्या इधर कवर हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। अब है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। तो बेटा बहुत ही आसान है, क्या है, बहुत आसान है। बेटा केवल आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, I इक्वल क्यू अपॉन टी। क्या बोलना है आपको, I इक्वल क्यू अपॉन टी, और इसी से आप डेफिनेशन क्या है राइट कर सकते हो। तो बेटा ये जो टर्म टी होता है ना, जब किसी के डिवाइड में टी आता है तो उसको हम बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट। ये चीज आप ध्यान रखना। डेफिनेशन देखो बेटा कैसे बनती है, जब किसी के डिवाइड में टी आता है तो आप बोलते हो रेट। क्या बोलते हो, रेट, RAT। तो बेटा आप बोलोगे रेट किसका, चार्ज का। अब चार्ज क्या है, चार्ज है फ्लो। चार्ज किसका है, फ्लो किसका, चार्ज का। तो आप बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। तो सिंपल में आप कह दो करेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसको डिनोट कैसे करोगे, आई से डिनोट करो। इट इज डिनोटेड बाई लेटर कैपिटल आई और स्मॉल आई। तो जिस तरीके से आपने चार्ज को Q और स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया था, उसी तरीके से करंट को आप I और स्मॉल i से रिप्रेजेंट करोगे। तो बेटा ये दोनों सिंबल है, इससे कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा आगे आप कुछ चीज और दे सकते हो। अगर आप कंसीडर कर लो Q चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू इट्स, अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम t के अंदर, तो जो करंट फ्लो होगा कंडक्टर से वो होगा I इक्वल क्यू अपॉन टी। तो बेटा डेफिनेशन के लिए आप ध्यान ये रखो, फॉर्मूला लर्न करो, फॉर्मूला लर्न करने उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे दो। जैसे हमने फॉर्मूला लर्न किया I इक्वल क्यू अपॉन टी, इसको लर्न करने के बाद हमने क्या दे दिया, डेफिनेशन दे दिया। ये रेट होता है, ध्यान रखिए ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं
ये हर एक चैप्टर पे फॉलो करती है। किसी भी क्वांटिटी में अगर डिवाइड में टी है तो उसको आप रेट बोलोगे। किसका रेट बोलोगे? जो ऊपर वाली क्वांटिटी होगी। जैसे यहां पर था चार्ज, तो आप बोलोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात आती है भैया इसका यूनिट क्या है। अगर हम बात करें आपसे यूनिट की, तो बेटा यूनिट इसका होगा एम्पियर। क्या होगा इसका यूनिट? एम्पियर। तो बेटा ये तो आपको पता हो गया। अब बेटा एक यूनिट हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है बेटा क्यू क्या होता है? क्यू होता है कूलॉम्ब। क्यू क्या होता है? कूलॉम्ब होता है। और टी क्या होता है? सेकंड। तो यूनिट आपकी कूलॉम्ब पर सेकंड भी आप राइट कर सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो सी अपॉन एस, या इसी को आप लिख सकते हो सी एस माइनस 1। तो बेटा ये तो आपकी यूनिट क्या है? हो जाती है। ये बेटा पूरा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ करंट क्या है? क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, वो देखते हैं क्या है। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है आपका डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर बहुत ही आसान है बेटा। अभी आपने पढ़ा था आई क्या होता है? Q अपॉन टी होता है। अब बेटा अगर Q की वैल्यू क्या है? 1 है, T की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर ये Q1 है, T1 है, तो बेटा करंट भी तो 1 आएगा। आएगा ना? तो बस आप वही बोल दो, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो आप उसको बोलोगे जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो बस वही आप बोल दो 1 एम्पियर एज द करंट which flows in a conductor when 1 coulomb of charge pass through in it in the 1 second। तो बेटा ये आपका डेफिनेशन आपको इस तरीके से क्या राइट कर देना है, और आप रिप्रेजेंट कर देंगे 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, और इसी को आप राइट कर देंगे 1 कूलम्ब सेकेंड माइनस 1। तो बेटा ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया आपका 1 एम्पियर का। बेटा ये जो डेफिनेशन है इसको ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये आप मान के चलिए बेटा पेपर में जरूर आना चाहिए आपका ये क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे डिफाइन 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन आपका क्या है? जरूर आना चाहिए। ध्यान रखेंगे, मैं आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीजों को भी बताता जा रहा हूं। अब आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं तो आपका है फ्लो ऑफ करंट, कि करंट का फ्लो अगर आपको इसके लिए फॉर्मूला फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड करोगे। तो फ्लो ऑफ करंट के लिए फॉर्मूला देखिए निकालते हैं। बेटा बहुत ही आसान है, समझिए ध्यान से। बेटा आपको पता है किसी भी बॉडी में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो कितना होता है? एनी। अभी मैंने आपको बताया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही चार्ज बॉडी पर क्या प्रेजेंट होता है। तो बेटा Q इक्वल टू एनी आप क्या है? जानते हो, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है करंट का, फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन टी। ये अभी आपने पढ़ा था ना, I इक्वल Q अपॉन टी, आपने क्या है पढ़ा हुआ था। तो बेटा फॉर्मूला लगाइए I इक्वल Q अपॉन टी। अब Q का वैल्यू है एनी, तो आप एनी लिख दो अपॉन टी। तो बेटा I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q अपॉन टी इक्वल एनी अपॉन टी। तो इस तरीके से आप करंट भी क्या है फाइंड कर सकते हो। बहुत ही इजीली वे में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप में आपके लिए प्रॉपर वे में स्लाइड लेकर आया हूँ। बहुत बेटा मेहनत लगती है ऐसी स्लाइड बनाने के लिए। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि बेटा हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बेटा बहुत मेहनत लगती है स्लाइड बनाने में। आपको बेटा देखो, आपको कलरिंग दिखाई दे रही होगी, ये येलो से है, ये व्हाइट से है, फॉर्मूला फिर आपका येलो से किया गया, जिससे कि आप क्या है चीजों को बहुत ही कम समय में और पूरा टॉपिक क्या अच्छे से कर सके। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा बेटा अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो बेटा आपका आता है पोटेंशियल, कि बेटा पोटेंशियल क्या होता है। तो बेटा ये तो सबको पता होता है कि भाई पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? V से रिप्रेजेंट करते हो। तो बेटा इसके लिए मैं आपको क्या एक डेफिनेशन बताता हूँ, डेफिनेशन क्या लिखते हैं। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन बताता हूं। तो बेटा आपको देखो क्या करना है, आपको एक चार्ज लेना है। कहां से लेना है? इनफाइनाइट से लेना है। कहां से लेना है? इनफाइनाइट से लेना है। मतलब आपको एक चार्ज लेना है, और आप कहां से लोगे? इनफाइनाइट से लोगे।
अब उस चार्ज को क्या करोगे, कहां लेके आओगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आओगे। तो बेटा ध्यान रखोगे, चार्ज लेना है, उसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेके आओगे। अब बेटा लाओगे तो कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना। अगर चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पे लाओगे तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा जो ये जो वर्क अब आपका होगा, इसको आप बोल दोगे क्या, पोटेंशियल। बस एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, जो ये चार्ज आप ला रहे हो, ये चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, यूनिट चार्ज होना चाहिए। तो बेटा अगर हम कम शब्दों में अब डायरेक्टली बोलें अपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो बेटा किसी पॉइंट चार्ज को या किसी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना होता है उसको आप पोटेंशियल क्या है कहते हो। अब बेटा आपको पता है यूनिट चार्ज को ला रहे हो, और यूनिट चार्ज को ला रहे हो तो जो वर्क करना पड़ा तो वो आपका हो गया पोटेंशियल। तो बेटा बस वही चीज देखो आपके यहाँ लिखा होगा, ध्यान से देखो। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done per unit charge in bringing positive charge from infinite to that point। तो बेटा वही लिखा गया है, जो पोटेंशियल होगा उसको डिफाइन कर सकते हो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो बेटा इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसको आप बोलोगे पोटेंशियल। अब बेटा आप देख रहे हो भैया अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो बेटा पर यूनिट चार्ज आप बोल रहे हो, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है बेटा डिवाइड। क्या होता है पर का मतलब, डिवाइड। किसका डिवाइड, वर्क डन का। उसको आपने क्या बोला, पोटेंशियल। तो बेटा V इक्वल टू आपका आ जाता है W अपॉन Q। बेटा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से आपका क्या आ जाता है। अब बेटा इसके बाद बात आता है इसका सिंबल क्या है। तो बेटा सिंबल तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सिंबल क्या होता है आपका, V होता है। इसके बाद क्वांटिटी कैसी है, तो बेटा क्वांटिटी कैसे, स्केलर है। स्केलर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इन फिगर। बेटा फिगर अभी हमारे पास अगर हम बात करें तो ये बेटा आपके पास फिगर है, ये फिगर मैंने आपके लिए बनाया है। तो जैसे अगर इस फिगर को आप कंसिडर कर लो तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसको आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी तक। तो बेटा इस पॉइंट को पी आप कंसीडर कर लो, पॉइंट पी तक लेके आ रहे हो। तो बेटा देखो क्या होता है, फिर आगे हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। बेटा नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, इफ W जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज Q। अब बेटा कंसीडर किया जा रहा है कि भाई W अगर वर्क डन है Q चार्ज को लाने के लिए, तो बेटा फॉर्मूला जो आ जाएगा पोटेंशियल का वो आ जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q। तो बेटा यहां तक आपका हो गया, यहां तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब इसके बाद बात आती है, अगर हम फाइंड करना चाहें कि जो वर्क डन है चार्ज Q को इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट P तक, इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन है उसकी क्या वैल्यू, अगर हम ये फाइंड करना चाहें तो बेटा ऑब्वियस सी बात है भाई W यहाँ दिख रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो W इक्वल टू VQ आपका क्या है, हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो बेटा ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल का। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा अगर आपको पोटेंशियल आ गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका क्या आ जाएगा। बेटा इसमें क्या होगा आपके पास, अभी तक आप चार्ज क्या इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, अब आप क्या करोगे, चार्ज को वन पॉइंट से किसी अनादर पॉइंट तक लेके आओगे। क्या करोगे आप, चार्ज Q को वन पॉइंट से किसी अनादर पॉइंट तक लेके आओगे। अब जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखेंगे पोटेंशियल में इनफाइनाइट से चार्ज लेके आते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अनादर पर्टिकुलर पॉइंट तक लाते हैं। अब जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेफिनेशन आप बोल दो उसी तरीके से पहले की तरह।
तो बेटा डेफिनेशन आप बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो बेटा बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छे से आप इसको राइट कर सकते हो। तो बेटा ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बेटा पहले की तरह आपको पता है जिस तरह से पोटेंशियल आपका क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं था। तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी आपका आपका क्या डायरेक्शन है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा फॉर्मूला, तो बेटा फॉर्मूला उसी तरीके से आप राइट कर दोगे। अगर आप कंसीडर कर लो कि बेटा ये आपका क्या है, किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप आ रहे हो, तो इसको आप मान लो बेटा पॉइंट मान लो, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। तो आप जो पोटेंशियल डिफरेंस राइट करोगे वो राइट करोगे बी ए माइनस बी वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। बस ध्यान ये रखना है बेटा यहाँ पर कि ये क्या पोटेंशियल का डिफरेंस, तो इसलिए क्या लगा हमने बी ए माइनस बी वी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बेटा ये फॉर्मूला आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बेटा किसी किसी बुक में आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, आपको ऐसे भी मिल सकता है बेटा बी के आगे अगर हम नीचे पीडी लिख दें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो बेटा ये फॉर्मूला भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे चाहे ये फॉर्मूला आप लिखें या ये फॉर्मूला लिखें, दोनों ही आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो बेटा ये यहां तक अब आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बेटा नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपका यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप बेटा खुद ही बताओ यूनिट क्या हो जाएगा। अरे वोल्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बेटा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। बेटा वोल्ट के अलावा देखो क्या होगा, जूल पर कूलम्ब। बेटा ये हो गया जूल, ये हो गया कूलम्ब, तो इसको कहते हैं पर, इसी को आप लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब। तो बेटा ये आपकी क्या है, यूनिट क्या है हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा, को जूल पर कूलम्ब हो जाएगा। तो जूल पर कूलम्ब। तो बेटा ये आप क्या है बहुत अच्छे से क्या है ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है बेटा जिस तरीके से आपने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था उसी तरीके से आप 1 वोल्ट को डिफाइन करोगे। तो बेटा नेक्स्ट है आपका डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें उसी तरीके से आप बोलोगे भाई 1 यूनिट आपका चार्ज लेना है और इसको आप क्या करोगे, आपको 1 यूनिट चार्ज लेना है, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक आप लेके आओगे। तो इसमें जो वर्क डन है वो अगर 1 जूल आपका होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो बेटा देखो यही डेफिनेशन आपकी लिखी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप 1 वोल्ट कहोगे। कब कहोगे, इफ द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इज 1 जूल, इज 1 जूल। तो बेटा अगर 1 कूलम्ब चार्ज को 1 जूल बर्डन करना पड़ रहा है तो बेटा क्या होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। अब बेटा ये जो डेफिनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। बेटा जो भी आपकी जैसे 1 एम्पियर हो गया, आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो ये डेफिनेशन ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज आप बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ। क्या है आपका, ओम्स लॉ। तो बेटा ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बेटा ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इस टॉपिक पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आगे आने वाले हैं। तो देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। बेटा बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, केवल आप इस येलो पोर्शन को देखो। आप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं जिससे कि आप क्या लर्न करके आसानी चीजों को कर सके। केवल आप येलो पोर्शन को देखो। तो बेटा देखो क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। बस इतना ध्यान रखो, बस इतना ध्यान रखो। अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर आपको देना तो आप देखो कैसे बोलोगे, बोलोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ।
द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। अब बेटा आपको पता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या दो पॉइंट के बीच क्यों होता है, तो इसी लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कब फॉलो करेगा, जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे। क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो आपको ध्यान रखना ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो बेटा डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दी हुई है और इसी तरीके से आपको क्या लिखना है। अब देखो आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द डायरेक्ट proportionality between current and potential difference implies that if potential difference across the end of a conductor is doubled then current flowing get also doubled। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रपोर्शनल का रिलेशन है। तो जो भी प्रपोर्शनल का रिलेशन होता है अगर उसमें आप इसको डबल करोगे 2 टाइम्स तो करंट भी हमारी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे आपका लिखा गया है। अगर डायरेक्ट प्रपोर्शनल रिलेशन का मतलब है अगर आप क्या करोगे, डबल करोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे तो फिर जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। तो ये तो बेसिक आपका ओम्स लॉ हो गया। अब इससे रिलेटेड आपके फॉर्मूले वगैरह वो भी हम लोग समझ लेते हैं, अभी और भी चीजें इसमें बाकी हैं। तो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी जो मैंने आपका लिखा था आई प्रोपोर्शनल वी, सिमिलरली आपको लिख देना है। अब बेटा प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। तो बेटा आप जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, आपका एक कांस्टेंट आएगा। तो बेटा जो कांस्टेंट हो गया वो आप लिखेंगे v अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा जो v अपॉन आई होता है इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप रेजिस्टेंस भी बोलते हो, ये आप ध्यान रखना। v अपॉन आई को आप रेजिस्टेंस भी बोलते हो। तो इन द अबव इक्वेशन बी पुट कांस्टेंट इक्वल टू आर, मतलब अबव इक्वेशन में अगर हम कांस्टेंट को आर लिखते हैं तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कंडक्टर का वो, सॉरी जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कंडक्टर का आर, तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या आएगा। बेटा जैसे आपने लिखा ना v अपॉन आई की वैल्यू क्या हो गया, आर हो गया। अब बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करो, अगर आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा v इक्वल टू आई आर, क्या आ जाएगा v इक्वल टू आई आर। तो बेटा आपने क्या लिखा v इक्वल टू आई आर। तो इसको आप क्या इसी तरीके से काफी अच्छे से क्या है समझ सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इन सब चीजों को। तो आपका आई प्रोपोर्शनल v, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो v अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इस कांस्टेंट को आप r बोलेंगे तो v अपॉन आई को r लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू आई आर क्या है आपका आ जाएगा। जब आप एग्जाम में लिखेंगे, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरीके से चीजों को क्या करना है, मेंशन करना है। तो बेटा अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बेटा आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी आपने पढ़ा ना कि बेटा आर की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन आई होगा, अभी आपने पढ़ा ना। तो देखो ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, इस फॉर्मूले का क्या काम होगा, इस फॉर्मूले का काम होगा आप यूनिट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो और न्यूमेरिकल में इसका बेटा क्या बहुत ज्यादा आपका क्या यूज आएगा। अब हमको क्या करना है, इसका डेफिनेशन देखना है। पूरा डेफिनेशन देखिए क्या होता है बेटा, जो भी करंट के फ्लो में रुकावट होती है, जो भी करंट के फ्लो में रुकावट होती है उसको आप कहते हो रेजिस्टेंस। तो आप बोलोगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, क्या बोलोगे, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। तो बेटा कोई भी आपके पास कंडक्टर है उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हैं, जो भी उसमें रुकावटें आ रही हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई उस कंडक्टर में क्या है, रेजिस्टेंस है।
तो डेफिनेशन आप सिंपल शब्दों में आप राइट कर सकते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर और वायर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। अब बेटा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं, तो बेटा ये क्या है, वोल्ट है। बेटा आप यहां से देखो R इक्वल टू वी अपॉन आई था ना, तो आप लिखोगे यूनिट ऑफ R इक्वल यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ आई। ये क्या है, वोल्ट में होता है, ये किस में होता है, एम्पियर में होता है, तो आप लिखेंगे वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर का जो दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम। और ओम का सिंबल होता है ये, तो ध्यान रखेंगे ये क्या होता है, ओम का सिंबल होता है। तो बेटा ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपका बिगर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की कौन कौन सी बिगर यूनिट्स हैं। तो बेटा एक है आपका किलो ओम और दूसरा है आपका मेगा ओम। बेटा जो किलो ओम होगा आपका उसको आप लिख सकते हैं 1 किलो ओम इक्वल 10 पावर 3 ओम। और जो 1 मेगा ओम होगा उसको आप राइट कर सकते हैं 10 पावर 6 ओम। तो बेटा ये आपकी दो बिगर यूनिट हो जाती हैं। फिर जिस तरीके से हमने 1 एम्पियर पढ़ा था, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, तो उसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफाइन 1 ओम। तो बेटा उसी तरीके से आपको पता है कि भाई R का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। तो बेटा अब क्या होगा, अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें 1 वोल्ट करंट फ्लो कर 1 एम्पियर करंट फ्लो करती है, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो सिंपल सा आप बोलोगे कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट अगर आपकी 1 एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपका 1 ओम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डेफिनेशन देना है। तो डेफिनेशन पे आते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम, said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it। अगर आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो बेटा ये तो आपका डेफिनेशन हो गया बहुत ही कम शब्दों में। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, if through it when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of the conductor। अब आप इसको लिख देंगे 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो बेटा सिस्टमेटिक वे में आपको क्या आंसर क्या राइट करके आना है। अब बेटा इसके बाद आते हैं हम लोग अदर स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कंडक्टेंस। बेटा बात आती है कंडक्टेंस क्या होता है, बहुत ही आसान है। जो बेटा आपका रेजिस्टेंस होता है उसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दो तो आपका हो जाता है कंडक्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो आपका हो जाता है कंडक्टेंस। तो बेटा कंडक्टेंस को अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे C इक्वल टू 1 अपॉन R। और इसी तरीके से आप डेफिनेशन दे दो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाई द लेटर G। तो बेटा आप इसको क्या है, G से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेटा आप C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेटा इसको आप ध्यान रखेंगे, कंडक्टेंस को C और G किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर दो। अब बेटा इसके बाद अब बात आती है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो बेटा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। बेटा ओम इनवर्स क्यों हो गया, 1 अपॉन ओम लिखोगे आप इसको। बेटा इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन ओम लिखोगे यूनिट को, और ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम -1, तो आप बोलोगे इसको ओम इनवर्स। और बेटा ओम इनवर्स को एक हम ये भी कहते हैं MHO, मोह। बेटा ओम इनवर्स को MHO भी कहते हैं और इसी को हम सीमन भी कहते हैं। तो बेटा आप ये ध्यान रखेंगे, आप इसको सीमन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा ये तो आपका बेसिक हो गया बिल्कुल कंडक्टेंस का, क्या कंडक्टेंस होता है। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो बेटा आपका आता है IV ग्राफ। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है आपका IV कर्व।
तो बेटा आई वी कर्व क्या है वो देखते हैं। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि भाई आई और वी के बीच में जो कर्व होगा तो उसको आप बोलोगे आई वी कर्व। तो बेटा इसको समझने के लिए आपको एक मैथमेटिक्स का टर्म क्या है समझना होगा। तो बेटा जो मैथमेटिक्स का टर्म है वो देखिए आपको मैं क्या समझाता हूं। तो बेटा मैथमेटिक्स का टर्म है आपका, अगर आप क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप कंसीडर कर लो ये आपकी क्या है वाई एक्सिस है और ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है। और एक आप क्या लाइन कंसीडर कर लो, तो बेटा इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा उसको आप कहोगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, आईवी कर्व देखना है या आईवी ग्राफ देखना है। तो बेटा आपने पढ़ा था कि जो आई होता है ना वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बेटा प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, आपकी एक स्ट्रेट लाइन क्या है आप बना दोगे। अब बेटा यहां पर आप क्या ले लो, यहां पर आप क्या ले लो आई ले लो, यहां पर क्या ले लो आप वी ले लो। अब बेटा अब आपको पता है ये दोनों क्या प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो फिर आप क्या करोगे, जो स्लोप होगा इसके लिए तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो बेटा स्लोप इसी फॉर्म से रिप्रेजेंट कर लो, y की जगह क्या है i है और x की जगह क्या है v है। तो आप लिखोगे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा v, इसको आप ऐसा लिख दोगे। अब बेटा आपको ये भी पता है और बेटा आपको ये भी पता है कि जो r होता है हमारा वो v अपॉन आई होता है, लेकिन जो c होता है कंडक्टेंस वो आपका 1 अपॉन आर होता है, जिसको आप आई अपॉन वी वी क्या लिख सकते हो। भाई आई की वैल्यू आप यहाँ रखो तो आपका आई अपॉन वी हो जाएगा। तो बेटा जो आई अपॉन वी होगा ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टेंस को, या ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा 1 अपॉन रेजिस्टेंस को। तो बेटा आपको पता है कि भाई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी है, तो भाई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इसका उल्टा हो रहा है तो इसको आप 1 अपॉन आर भी लिख सकते हैं या फिर सी भी लिख सकते हैं। तो बेटा अब हम इन जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनको हम समझ लेते हैं। For a metallic conductor, the ratio V upon I is constant for the all values of V and I. If graph is plotted against potential difference for the current, we get a straight line passing through origin. थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको क्या मिलने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। अब इसके बाद बात आता है कि भाई स्लोप क्या है आईवी कर्व का। तो बेटा स्लोप मैं आपको बता चुका हूं, स्लोप क्या होगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, इसको आप क्या है कंडक्टेंस कह सकते हो या फिर 1 अपॉन रेजिस्टेंस कह सकते हो। तो वही आपका देखिए लिखा होगा, द स्लोप ऑफ आईवी कर्व इज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो हमारा रेजिस्टेंस का क्या है रेसिप्रोकल है। तो बेटा आप लिखोगे स्लोप इक्वल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इक्वल 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो बेटा जो आपका ये आर लिखा था ना 1 अपॉन आर, इसी को आपने लिखा है 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो बेटा ये आपका जो ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट था ये पूरी तरीके से क्या क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बेटा इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ के लिए क्या क्या लिमिटेशन है वो समझना है आपको। तो बेटा इसकी जो लिमिटेशन है वो ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है कांस्टेंट है। बेटा आपने पढ़ा था ना कि आई प्रोपोर्शनल वी होगा, कब होगा जब टेम्परेचर को कांस्टेंट क्या है हम लोग लेंगे। तो इसी को हमने क्या है लिख दिया है, जो लिमिटेशन है ओम्स लॉ का, Ohm's law is obeyed only when the temperature of the conductor remains constant. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा। अब ये क्या है थ्योरेटिकल पार्ट है, तो जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस क्या है बन सकता है। तो बेटा इसमें क्या आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, जैसे एमसीक्यू आपका बन सकता है फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ ओबेड, फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा T इंक्रीजेस, जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज करे। सेकंड ऑप्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन
टेम्परेचर कांस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ अबव। बेटा इससे आपका एमसीक्यू बन सकता है। ओवेड, ओम्स लॉ ओबेड, फर्स्ट पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन टेम्परेचर डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन टेम्परेचर कांस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो बेटा आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या आंसर इसका होगा। बहुत ही आसान मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप बता सकते हो। अब बेटा आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब बेटा इसके बाद है ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। तो बेटा ओमिक और दूसरा नॉन ओमिक। बेटा कम शब्दों में आपको बताता हूं, बहुत ही कम शब्दों में। ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। और नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। नॉन ओमिक कहेगा भाई भाई हम ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और ओमिक कहेगा हम ओम्स लॉ को क्या फॉलो करेंगे। बस वही चीज आपको क्या है राइट कर देना, बहुत ही आसान शब्दों में। ओमिक रेजिस्टर्स क्या बोलोगे, द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टर्स और लिनियर रेजिस्टेंसेस। एग्जाम्पल पे अगर आप आते हो भाई इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो बेटा ओमिक में क्या करता है आपका, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अगर ओम्स लॉ को फॉलो करा तो क्या होगा, कोई भी मेटालिक कंडक्टर ले लो आप, जैसे सिल्वर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, कोई भी ले लो। इसी तरीके से आप नाइक्रोम ले सकते हैं, आप नाइक्रोम ले लो, कॉपर ले लो, सल्फेट सोल्यूशन ले लो विद कॉपर इलेक्ट्रोड ले लो, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। तो बेटा इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, वो आपका ओमिक रजिस्टर को क्या है रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका नॉन ओमिक रजिस्टर। वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। देखिए द कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रजिस्टर्स। यस यू को आप कहोगे नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। अब बेटा आपको पता है कि भाई ओम्स लॉ फॉलो नहीं करना है तो क्या होगा, भाई यहाँ पर आई और वी है, वो क्या होगा प्रपोर्शनल नहीं होने वाला है, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो भाई क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे एलईडी ले लो आप सोलर सेल ले लो, आप जंक्शन डायोड ले लो, आप ट्रांजिस्टर ले लो, आप फिलामेंट ऑफ द बल्ब ले लो। तो ये सब क्या है नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जांपल हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है कि भाई आपका जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो बेटा आपके क्या है टोटल 4 फैक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो बेटा जो मटेरियल होगा कंडक्टर का वो अफेक्ट करेगा, लेंथ इफेक्ट करेगा, थिकनेस इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। तो ध्यान रखेंगे 4 फैक्टर अफेक्ट करेंगे। अब बात आती है कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, तो वो हम लोग आगे देख लेते हैं कैसे इनका इफेक्ट होगा। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, देखो पहले देखते हैं हम लोग डिपेंडेंस ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि मटेरियल पे कैसे हमारा क्या है डिपेंड करेगा। तो बेटा इसमें देखो क्या होगा, आपको पता है कि जो डिफरेंट मटेरियल्स होंगे उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा आपका डिफरेंट होगा। अगर कंसंट्रेशन क्या होगा उनका डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो डिपेंड करने लगेगा मटेरियल पे। अब बेटा आपको पता है कि भाई मटेरियल डिफरेंट, कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो भाई जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे ये जो हमारे दिए गए हैं सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, इन सब मटेरियल क्या देख रहे हैं आप, ये सारे मटेरियल क्या है अलग अलग हैं, और मटेरियल अलग अलग हैं तो भाई रेजिस्टेंस भी क्या है अलग अलग होगा। फिर नेक्स्ट है आपका लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो बेटा लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल होता है, तो आर प्रोपोर्शनल एल हो जाता है। मतलब अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो आप बोलोगे इफ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम रेडियस इज डबल्ड, अगर आप क्या करोगे लेंथ को डबल करोगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से क्या रीड कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर।
अब बेटा नेक्स्ट स्लाइड है हमारा डिपेंडेंस ऑन द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कि थिकनेस पे कैसे डिपेंड करेगा। तो बेटा जो थिकनेस होता है आपको पता है, थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस मतलब मोटाई, और मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात आ जाएगी। तो बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपको ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बोलोगे भाई अगर थिकनेस बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा अगर आप क्या करते हो, कोई वायर लेते हो, उसकी रेडियस क्या करते हो, डबल कर देते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी जो लेंथ है वो सेम रहनी चाहिए। अगर कोई वायर लेते हो, उसकी अगर लेंथ सेम लेते हो और रेडियस को डबल कर देते हो, अगर रेडियस को आप डबल कर दोगे तो जो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। अब बेटा 1/4 क्यों हो जाएगा ये समझना है। बेटा रेडियस क्या कर रहे हो, रेडियस कर रहे हो आप डबल, तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि बेटा आपने पढ़ा है ना कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे वायर का अगर हम केस ले लें तो जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप रेडियस डबल करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, और एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस क्या है आपका 1/4 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आर को डबल करोगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका 1/4 हो जाएगा। अब बेटा इस पर आपके न्यूमेरिकल भी क्या है, काफी ज्यादा बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर रेडियस को ट्रिपल करोगे, 3 टाइम्स करोगे, तो जो एरिया हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या है, 1/9 हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। देख लो फिर से एक बार आपको बता देता हूं। अगर आप लेंथ को 3 टाइम्स करोगे तो एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा और रेजिस्टेंस क्या है, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। आपको पता है कि भाई ये जो आपका ये है ना, एरिया 9 टाइम्स आपका हो गया। अब आपको पता है कि भाई आर और ए क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है वो 1/9 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा। तो ये तो बात हो आपकी हो गई एरिया वाली, थिकनेस वाली। अब बात आती है टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। तो बेटा टेम्परेचर की ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो भाई रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो रेजिस्टेंस भी हमारा डिक्रीज करेगा। तो बेटा इंक्रीज करो आप किसको, रेजिस्टेंस को, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज। तो सिंपल सा आप बोलोगे अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। एग्जाम्पल ले लो आप, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मोर व्हेन इट इज ग्लोइंग। मतलब जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी फिलामेंट का वो क्या है आपका, ज्यादा होगा जब वो क्या करता है, ग्लो करता है, मतलब जब वो चमकता है तो रेजिस्टेंस भी उसका क्या है, ज्यादा हो जाता है। तो बेटा यहां तक आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। बेटा अगर हम आपसे बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बेटा बात आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो बेटा बहुत ही आसान है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बेटा ध्यान रखेंगे एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स पहले समझा रहा हूँ। उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको समझाता हूँ भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप कैसे राइट करेंगे। तो बेटा बेसिक चीज आपने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होगा किसी भी वायर के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए, वो आर प्रोपोर्शनल एल होगा। ये आपको अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था। और आर को मैंने प्रोपोर्शनल बताया था 1/a होता है, और ए को आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो आर प्रोपोर्शनल 1/पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये आपकी हो गई। अब इन इक्वेशन को आप क्या कर दो, कंबाइन कर दो। क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और हम लोग देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आपका आ गए हम लोग। आपका देखो पहला इक्वेशन था आर प्रोपोर्शनल एल, दूसरी इक्वेशन थी 1/a। अगर दोनों कंबाइन करो तो आपका आ जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। तो वही हमने लिख दिया आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे
तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप बोलोगे रो, तो रो एल अपॉन ए। तो बेटा बोल दिया रो एल अपॉन ए, और ए को लिख दो पाई आर स्क्वायर, तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये बेटा यहां तक आपका हो गया। अब बेटा जो ये आपका रो होता है ना, तो ये आपका रो होता है, इसी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहते हो, और इसी का जो दूसरा नाम वो है रेजिस्टिविटी। तो ये आपका हो जाता है। अगर बेटा आप यहां से रो का वैल्यू निकालते हो, अगर आप यहां से रो का वैल्यू निकालते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो रो का वैल्यू हो जाएगा ये आर के साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ध्यान से, ए इधर आएगा तो आर ए हो जाएगा, और एल नीचे आएगा तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो रो की वैल्यू आपकी हो जाती है आर ए अपॉन एल। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आर ए इक्वल टू रो एल हो जाएगा, और एल से डिवाइड करोगे तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। तो बेटा यहां तक आपका हो गया रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब बेटा अब आप डेफिनेशन राइट कर सकते हो। कैसे राइट करोगे? अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 यूनिट ले लो और क्रॉस सेक्शनल एरिया आप क्या ले लो 1 यूनिट ले लो, तो जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कंडक्टर का, वही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या है रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हो, इफ L1 A1 then rho equal to R, तो आप बोलोगे specific resistance of a material is the resistance of the buyer of that material of unit length and unit of cross sectional area। तो बेटा यहां तक ये इस तरीके से आप काफी कम शब्दों में चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्या ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट स्लाइड है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। भाई कौन कौन से फैक्टर्स जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे। तो बेटा देखो पहला फैक्टर देखो आप, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सब्सटेंसेस का वो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए क्या होगा डिफरेंट होगा। मतलब जो मटेरियल अगर अलग अलग लोगे, अगर मटेरियल अलग अलग लोगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट आएगा कि ये हमारा किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर हम इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या करेगा इंक्रीज करेगा, बट इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर। बेटा ध्यान रखना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या थोड़ा रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या अलग हो रही हैं। ध्यान से देखिए आप, बेटा ध्यान से देखना, इंक्रीज कब कर रहा है जब आप क्या है मेटल ले रहे हो। इंक्रीज कब कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, जब आप मेटल ले रहे हो। ये कब चीज फॉलो कर रही है, जब आपका क्या है मेटल का केस है, क्या है आपका मेटल का केस है। लेकिन जब आप ले लेते हो क्या सेमीकंडक्टर, तो भाई उल्टा हो जाता है, तो ये डिक्रीज कर जाता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रो डिक्रीज करेगा कब, जब बात आएगी सेमीकंडक्टर की, किसकी सेमी कंडक्टर्स की। ध्यान रखेंगे अच्छे से, ये डिफरेंट हो रहा है इसको इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और ये चीजें थोड़ी अलग हो रही हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया, अगर मेटल लेना है तो टेम्परेचर इंक्रीज पर रो इंक्रीज करेगा, लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर्स लोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज पर आपका रो क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। अब इसके बाद अगर हम कुछ अलॉयस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अलॉयस ले लेते हैं, जैसे मैग्नीन ले लो, इट रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप अलॉयस लेते हो, बेटा थर्ड पॉइंट ध्यान से देखो, अगर टी आप इंक्रीज करो तो रो हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट कब, जब आप अलॉयस ले लो। तो ध्यान रखेंगे 3 पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने बताया आपको। रो ऑलवेज इंक्रीज नहीं करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, रो की डिपेंडेंसी होगी हमारे मटेरियल पे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। अब बेटा अगर मेटल लोगे
अगर मेटल लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे रो बढ़ेगा। अगर आप सेमीकंडक्टर लोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप अलॉयस लोगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो कांस्टेंट हो रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिविटी। तो बेटा कंडक्टिविटी आपको बहुत अच्छे ध्यान रखनी है। जिस तरीके से आपका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, उसी तरीके से वो कंडक्टिविटी है। तो बेटा कंडक्टिविटी जो है आपका, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो रो से, सॉरी सिग्मा से। और ये आपका रेसिप्रोकल होगा। किसका रेसिप्रोकल होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। जो आपका कंडक्टिविटी है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा से, और ये रेसिप्रोकल होगा किसका? ये रेसिप्रोकल होगा, जानते किसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ये रेसिप्रोकल होगा किसका? आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो वही आप डेफिनेशन देख लो। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज द कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। और रो की आपको वैल्यू पता है, आर ए अपॉन एल होता है। तो आप आर ए अपॉन एल यहाँ रखोगे, आर ए अपॉन एल करोगे, एल ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू एल अपॉन आर ए आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से। एक बार मैं आपको राइट करके भी समझा देता हूं। जैसे आपका सिग्मा जो था, जो सिग्मा था वो आपने 1 अपॉन रो लिखा। देन रो की आप वैल्यू रखिए यहाँ पे 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। अब एल ऊपर जाएगा, अब क्या होगा? एल क्या होगा आपका? ऊपर जाएगा। अगर आप एल को ऊपर करते हो, ध्यान से देखो, अगर आप एल को ऊपर करते हो तो सिग्मा हो जाएगा एल अपॉन आर ए। तो सिग्मा इक्वल टू हो गया एल अपॉन आर ए। तो वही चीज यहाँ पे हमने क्या हुआ है, एल अपॉन आर ए। अब नेक्स्ट आता है चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर। कि जो अगर हमको कोई मटेरियल लेना है, वो कैसे हमको चूज करना है। तो बेटा इसमें देखो क्या होगा, द चॉइस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द पर्पज। मतलब कोई भी अगर हमको वायर लेना है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमका उसका पर्पज क्या है। अब बेटा आप देखते होंगे कि भाई जो हम लोग अपने घरों में वायर वगैरह लेके आते हैं, उसमें दो तरह के वायर होते हैं। आप देखेंगे कि भाई एक होता है आपका कॉपर का वायर, एक आपका होता है, और एक का आपका एल्युमिनियम का वायर होता है। तो आपने कई बार देखा होगा जो कॉपर का वायर होता है वो कॉस्टली आता है। क्यों? क्योंकि ये जलता नहीं है। लेकिन जब आता है एल्युमिनियम के वायर की बात, तो ये थोड़ा क्या सस्ता आता है, क्योंकि ये क्या है, जल जाता है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। तो वही चीज है कि भाई यूज क्या है। अब बेटा जितने आप देखोगे, जैसे सपोज करो अगर आपका हीटर है, सपोज करो आप क्या है मार्केट में जाते हो और हीटर के लिए वायर मांगते हो, तो वो आपसे कहेगा कि बेटा कॉपर का वायर ले लो आप। क्यों कहेगा? क्योंकि कॉपर का वायर हीटर के लिए क्या है, ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये वायर ज्यादा हीट होने पे जलेगा नहीं। लेकिन अगर इसी जगह आप एल्युमिनियम का वायर ले लोगे, तो ये क्या है, जल जाएगा और वायर आपका क्या है, खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो चॉइस है किसी भी मटेरियल की, वो डिपेंड करेगा उसका पर्पज क्या है। अब बेटा हम देख लेते हैं इसके बाद सुपर कंडक्टर। तो बेटा सुपर कंडक्टर में देखो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर आप एक सब्सटेंस लेते हो, अगर आप एक सब्सटेंस लेते हो और उसका अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, तो उसको आप बोलोगे सुपर कंडक्टर। तो बेटा आज सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। मतलब सुपर कंडक्टर किसको कहोगे? जिसका रेजिस्टेंस 0 है। बेटा आप खुद सोच के देखो, सुपर कंडक्टर, सुपर कौन होगा? जिसके मार्ग में कोई भी रुकावटें ना हो। तो बेटा अब आप खुद सोच के देखो, रुकावटों को क्या बोलते हो आप? ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हो आप? बोलते हो रेजिस्टेंस। तो बेटा जो कोई भी कंडक्टर ऐसा जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, उसको आप बोलोगे सुपर कंडक्टर। अब बेटा आपको ध्यान ये रखना है, ये चीज कब एग्जिस्ट करेगी? जब टेम्परेचर वेरी लो होगा, बहुत कम टेम्परेचर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, अ सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। अ सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टेंस। बेटा अब आपको पता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है
ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो सी क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस 1/r लिखेंगे, और 1/r को लिखेंगे 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए लिखा गया इनफाइनाइट कंडक्टेंस। तो ये आपका क्वेश्चन क्या ध्यान रखेंगे, इस पर एक आपका क्या एमसीक्यू भी बन सकता है, कैसे बनेगा वो भी आपको समझाने वाला हूं। तो बेटा एमसीक्यू देखो आपको कैसे बन सकता है, थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको एमसीक्यू में आपको बता सकूं। तो बेटा जैसे हम इसको इरेज कर देते हैं इस तरह। तो बेटा क्वेश्चन समझेंगे क्या बन सकता है, देखो आपका तो बेटा क्वेश्चन आपका बनेगा, ध्यान से देखिए, दो एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूं, दोनों के आंसर आप देंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका है, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, बेटा पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सुपर कंडक्टर, थोड़ा इधर राइट करते हैं क्योंकि इस पे थोड़ा कम पड़ रहा है, इधर लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम आते हैं तो हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर हैव, बोलेंगे हम लोग सुपर कंडक्टर हैव, पॉइंट नंबर 1 रेजिस्टेंस लो, सेकंड पॉइंट हाई रेजिस्टेंस, थर्ड पॉइंट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, फोर्थ पॉइंट जीरो रेजिस्टेंस। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रहा हूं, सुपर कंडक्टर हैव लो रेजिस्टेंस, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हाई रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, फोर्थ ऑप्शन जीरो रेजिस्टेंस। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको वो भी दे रहा हूं, अगर सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं, बेटा सेकंड क्वेश्चन को आपको मैं जो है इधर बताता हूं। बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर हैव, फर्स्ट ऑप्शन बेटा देखो क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है कंडक्टेंस लो, सेकंड ऑप्शन कंडक्टेंस हाई, थर्ड ऑप्शन है कंडक्टेंस इनफाइनाइट, और फोर्थ वाला ऑप्शन है कंडक्टेंस जीरो। तो बेटा आप जब आंसर देंगे तो आप ये लिखेंगे सुपर कंडक्टर हैव डैश रेजिस्टेंस, सिमिलरली सुपर कंडक्टर हैव डैश कंडक्टिविटी। तो बेटा इसके आंसर आपको क्या कमेंट बॉक्स में देना है। बेटा अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा डेफिनेटली आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या है दे पाओगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर अपने। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ अ सेल। बेटा इसको अच्छे से देखेंगे आप। बेटा ये देखो सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसको देखिए येलो वाले पोर्शन को, एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ की आप क्या बोलेंगे, एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज में जितना एनर्जी स्पेंट होगा उसको आप बोल दोगे ईएमएफ। अब बेटा इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको आप देख सकते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। तो कम शब्दों में याद रखेंगे, जो भी एनर्जी स्पेंट होगा यूनिट चार्ज के लिए कंप्लीट सर्किट के दौरान, तो आप बोलोगे ईएमएफ। अब बेटा अब आपको पता है कि एनर्जी स्पेंट आप बोल रहे हो, एनर्जी को आप क्या बोलते हो, एनर्जी को आप बोलते हो वर्क डन। तो आप बोलोगे ईएमएफ क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। ईएमएफ को बेटा ध्यान रखना है कि आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से,
ईएमएफ आपका हो जाएगा W अपॉन, तो आप लिख देंगे E इक्वल टू W अपॉन Q। तो बेटा ये तो आपका ईएमएफ का बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूला वगैरह सब कुछ डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। तो बेटा येलो वाले पोर्शन को देखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब जो भी वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज के लिए उसको आप बोलोगे टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि सर ईएमएफ में भी तो ऐसे ही बताया था। बेटा ईएमएफ में और इसमें क्या डिफरेंस है वो समझना है। बेटा जब आपका ईएमएफ था, बेटा जब आपका क्या था, ईएमएफ था, में चीजें तो सेम थी, लेकिन वो सर्किट की बात की जाती, ऑल सर्किट के दौरान ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टर्मिनल्स की। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका टर्मिनल्स के लिए होगा, ये आपको ध्यान रखना है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल्स के बीच का है। तो बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, यहाँ पे सेल के जो टर्मिनल्स होंगे उनके बीच में है। लेकिन जब आप ईएमएफ था वो आपका सर्किट के लिए था पूरा। तो ये दोनों में क्या है, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आप काफी अच्छे से क्या राइट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो बेटा ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे। तो बेटा इसको समझने के लिए काफी आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आपके आएंगे। तो बेटा आप कंसीडर कर लो, एक आपके पास टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या है? आपका क्यू है। अब ये टेस्ट चार्ज क्या करता है? आउटसाइड और इनसाइड क्या है? मूव कर रहा है। ये टेस्ट चार्ज आउटसाइड इनसाइड मूव कर रहा है, तो हमने वर्क डन ले लिया W, ठीक है। और अगर हम W डैश वर्क डन को लें, कब लें W डैश को? W डैश हम तब ले रहे हैं जब ये केबल आउटसाइड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आउटसाइड का केस है तो हमने W डैश लिया है, और जब हमारा इनसाइड का केस है, जब हमारा इनसाइड का केस है तो हमने स्मॉल W लिया है। तो बेटा क्या हुआ, अगर हमने टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को आउटसाइड इनसाइड मूव किया दोनों को एक साथ, तो फिर बेटा हमने कैपिटल W लिया। जब हमने इसको क्या है W डैश कब लिया? जब हमने इसको आउटसाइड मूव किया। स्मॉल W कब लिया? जब हमने इसको इनसाइड मूव किया। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि जो टोटल वर्क डन होगा वो आपका आउटसाइड वाला और इनसाइड वाला हो जाएगा। तो बस वही चीज आप यहाँ पे क्या आपको राइट कर देना है। तो टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा इनसाइड प्लस आउटसाइड वाला क्या हो जाएगा? आउटसाइड वाला प्लस इनसाइड वाला। इसको आप लिख देंगे। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ मतलब LHS और RHS में डिवाइड कर दो। किससे? Q से। Q से डिवाइड करोगे तो W अपॉन क्यू इक्वल W डैश अपॉन क्यू प्लस W अपॉन क्यू। अब बेटा आपको पता ही है W अपॉन क्यू क्या होता है? EMF होता है। तो आपने लिखा W अपॉन क्यू को EMF लिखा। क्यों? ये क्या था बेटा? ये था आपका इनसाइड प्लस आउटसाइड वाला था, ये वाला टर्म इनसाइड और आउटसाइड। ये क्या हो गया? इनसाइड आउटसाइड मतलब पूरे सर्किट के लिए, पूरे सर्किट के लिए था, इसको हमने क्या बोला? EMF। जब आपका W डैश अपॉन क्यू की बात आती है तो ये किसका? आपका आउटसाइड वाला है। अगर आउटसाइड वाला है तो इसको आप बोलोगे V। अब इनसाइड वाला है तो इसको आप बोलोगे स्मॉल b। तो ये आपका यहां तक हो गया। अब इन वैल्यूज को आप क्या करोगे? अब बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू E हो जाएगी, ये वैल्यू आपका V हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका स्मॉल b हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो इधर आपका E हो गया था, आपका बेटा यहां तक आपका हो गया था ना। तो बेटा ये आपका आ गया था, इसको आपने क्या बोला था? इसको आपने बोला था E, इसको आपने बोला था V, इसको आपने बोला था स्मॉल v। तो बेटा अगर आप v की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? E माइनस v। तो बेटा ये आपका क्या रिलेशन आ गया टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में। तो बेटा इस तरीके से आप पूरा आर्टिकल क्या कर सकते हैं।
काफी अच्छे से आपको ये चीज समझ में आई होगी। चीजों को क्या है बार बार रिवीजन दे, जिससे कि चीजें काफी अच्छे से आपको आ जाए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं अपनी बेटा हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है। अब बेटा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमको देखना रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ। बेटा हमको नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ। मतलब ईएमएफ में क्या रिलेशन है, देखेंगे बेटा ईएमएफ में क्या रिलेशन है। ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, मतलब ई बी और आर, इनमें रिलेशन हमको क्या है देखना है कि भाई ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, वो हम लोग देखेंगे। तो बेटा अगर हम बात करें कोई भी सर्किट है, कोई भी सर्किट है उसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और कोई भी रजिस्टर होगा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आपका हो गया टोटल रेजिस्टेंस। और अगर आप करंट फाइंड करना चाहें उसी सर्किट में, तो आप क्या लिखेंगे, सेल का ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो सेल का ईएमएफ आपको पता है स्मॉल ई होता है, और जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है वो आपको पता है आर प्लस आर होता है। अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां कर दें, जैसे आप देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कर दो, आपको पता है कि आई की वैल्यू ई आर प्लस आर है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टर्म को क्या राइट कर सकते हैं। तो बेटा ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा, आई ब्रैकेट आर प्लस आर आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना है। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल स्मॉल वी अपॉन आई। अब स्मॉल वी की वैल्यू आपको पता है कि भाई क्या होगा, ई माइनस वी होगा। आपने बेटा पढ़ा था ना, जो आपका ई आ रहा था वो वी प्लस वी आया था, तो जो स्मॉल वी है वो आपका क्या हो जाएगा, ई माइनस वी। तो बेटा वही हमने लिख दिया, ई माइनस वी अपॉन आई। अब बेटा आपको पता है कि आई की वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं, वी अपॉन आर लिख सकते हैं। अब इसको आपने क्या लिखा, वी अपॉन आर लिखा। अब बेटा वी अपॉन आर के बाद ये इक्वेशन आप देखिए कैसे आई, देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर आप इसको अगर हम एक स्टेप इधर लेके आते हैं, तो आप लिखेंगे ई माइनस वी अपॉन वी, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे आर। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम आपको क्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसी को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, और ये रहेगा आपका आर। अब बेटा v से v क्या है, कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। तो ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। तो इस तरीके से जो आपका रिलेशन आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो आ जाता है स्मॉल आर इक्वल ई अपॉन वी। बेटा इधर देख लेते हैं थोड़ा हम, जो स्मॉल आर का रेजिस्टेंस का रिलेशन आपका आ जाता है, वो आपका आ जाता है स्मॉल आर इक्वल ई अपॉन वी माइनस वन, और ये आर। तो ये आपका क्या फाइनल रेजिस्टेंस आ जाता है। तो बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आपका ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर। तो इस तरीके से आप प्रॉपर वे में सारे आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्लाइड के साथ। अब बेटा नेक्स्ट है आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का, उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो बेटा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का, उस पर 4 फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। पहला क्या है, सरफेस एरिया। दूसरा क्या है, डिस्टेंस। तीसरा क्या है, कंसंट्रेशन। फोर्थ क्या है, टेम्परेचर। तो बेटा बहुत ही आसान कम शब्दों में देखेंगे। तो बेटा जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सरफेस एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। एंड थर्ड आपका कंसंट्रेशन। तो बेटा लेस आयनिक
लेस आयनिंग द इलेक्ट्रोलाइट और हायर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब बेटा क्या होगा यहाँ पे, जो कंसंट्रेशन होगा उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा अलग केस हो रहा है, इसको समझेंगे देख बेटा ध्यान से। हायर द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये क्या होगा, रेसिप्रोकल का होगा। बेटा टर्म को ध्यान रखेंगे, किसके लिए बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के जो 4 केसेस थे ये आपके क्या कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट स्लाइड आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस उनको अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो बेटा इसका जो आर्टिकल है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके जो फॉर्मूले वगैरह वो आपको फिर भी पढ़ने पड़ेंगे। इसका जो डेरिवेशन है ना वो आपको नहीं करना है, बस बाकी सब कुछ करना है। जैसे हम कंसीडर कर लें एक रेजिस्टेंस हमारा ये है जिसको हमने R1 बोला, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है जिसको हमने R2 बोला, और तीसरा रेजिस्टेंस हमारा ये है जिसको हमने R3 बोला। अगर इनको हम सीरीज में ऐड करते हैं तो जो फॉर्मूला आपका आएगा वो आएगा तीनों का सम। तो इनका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन तीनों को हटाकर एक लगाना है आपको। जैसे आपको होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी काम को करने के लिए 3 आदमी लगा रखे थे, अब आप चाहते हो कि भाई इन तीनों को हटा के हम एक सिंगल आदमी लगा दें, तो वो चीज ये है इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन तीनों के बराबर एक हो। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है आर एस से। तो आर एस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम कंसीडर कर ले इसमें 3 रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें क्या है 3 की पोजीशन पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर इसमें n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो आर एस आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। अब अगर हम कंसीडर कर लें अगर जो हमारे पास n रेजिस्टेंस है, अगर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है मतलब इनकी वैल्यू क्या है सेम है, अगर इनकी वैल्यू सेम हम कंसीडर कर ले r है, तो फिर बेटा क्या होगा R1 की जगह R हो जाएगा, R2 की जगह R हो जाएगा, R3 की जगह R हो जाएगा और Rn की जगह भी R हो जाएगा। तो जब आप R को n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, nr आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा nr। अगर आपको जैसे nr समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूं। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है 3 रेजिस्टेंस है, सपोज करो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है और आप इसको क्या है 3 टाइम्स 3 बार ऐड करते हो, तो आपका ये क्या हो गया 3R हो गया। उसी तरीके से जब आप R रेजिस्टेंस लोगे, अगर आप उसी तरीके से N रेजिस्टेंस लोगे, R ओम के N रेजिस्टेंस लोगे तो आपके क्या हो जाएगा NR हो जाएगा। जिस तरीके से आपने R ओम के 3 रेजिस्टेंस लिए तो 3R आ गया, तो सेम उसी तरीके से R ओम के N रेजिस्टेंस लोगे तो आपका क्या है NR आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 2 ओम का दिया है, 3 ओम का दिया है, 5 ओम का दिया है, ये आपके क्या सीरीज में ऐड किए गए हैं और इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है तो क्या होगा। बेटा आंसर क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 2 3 5 5 5 10, तो ये आपका 10 ओम आ जाएगा। ध्यान रखेंगे ओम लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बेटा नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मतलब पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या होगा, तब पैरेलल में जैसे क्या डायग्राम बनता है वो समझेंगे पहले हम लोग। तब पैरेलल में क्या होता है ना, जैसे पहला रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया, सेकंड रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया, थर्ड रेजिस्टेंस है वो हमने ये ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया बैटरी लगा दिया। इसको हमने R1 बोला, इसको हमने R2 बोला, इसको हमने R3 बोला। तो इस केस में अगर हम इन तीनों को हटाकर एक सिंगल लगाना चाहें, एक सिंगल लगाना चाहें तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हम सिंगल जो लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं RP।
अगर इन तीनों को हटा के अगर आप सिंगल लगाना चाहते हो आरपी, तो बेटा जो फॉर्मूला आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/rp इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब अगर आप n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लेते हो तो आप लिखोगे 1/rp इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट 1/rn। अब इसी तरीके से हम कुछ और क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब बेटा हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो बेटा अगर हम एग्जांपल देंगे कॉम्बिनेशन में, तो बेटा जिस तरीके से आपने सीरीज में लिए थे ना, आर ओम के रेजिस्टेंस लिए थे सीरीज में, उसी तरीके से आपको ये क्या करना है, पैरेलल में लेना है। किस में लेना है? पैरेलल में लेना है। बेटा अगर जब आप पैरेलल में लोगे ना, जब आप पैरेलल में लोगे तो बेटा आप लोगे 1/rp इक्वल टू 1/r प्लस 1/r अप टू n टर्म्स। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा n/r। तो इसको आप rp लिखेंगे तो आपका हो जाएगा r/। तो बेटा इसको आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, जैसे 1/rp आप कंसीडर कर लो, आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। अगर आप 3 रेजिस्टेंस ऐड करते हो इस तरीके से आप ऐड करोगे, तो अगर आप यहाँ पे 1/rp लिखना चाहो तो बेटा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करोगे तो ये r आपका एलसीएम हो गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 3/r। अगर आप rp लिखना चाहोगे तो आपका हो जाएगा r/3। तो बेटा जिस तरीके से आपने क्या है 3 रेजिस्टेंस के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला वो r/3 निकाला, सिमिलरली n के लिए आप निकालेंगे n। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा हम एग्जांपल अब ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रेजिस्टेंस 1 ओम का है, 10 ओम का है और 100। अब आप इनको क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालना है, आरपी। बेटा आप लिखेंगे 1/rp इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इक्वल लिखेंगे 1/1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 इक्वल आपका हो जाएगा 1/100। एंड आप क्या करो 100 एलसीएम ले लो। 100 एलसीएम लोगे तो भाई आपका आएगा कैलकुलेशन करने का 1/100। जब आप इसको क्या आरपी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 100/111। सॉल्व करेंगे तो 0.9 ओम आपका क्या है फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेशन के माध्यम से अपने जो आंसर्स वगैरह है वो कर सकते हैं। बेटा बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद बात आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बेटा इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको कैसे मेजर करते हैं। तो बेटा बेसिक फॉर्मूले पर हम लोग आते हैं अपने। अगर हम बेसिक फॉर्मूले की आपसे बात करें तो उसको देखिए समझते हैं। बेटा पहले आपको देखो पता है कि भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन का। वो क्या था हमारा, W इक्वल क्यू बी। तो W इक्वल क्यू बी आपका क्या हो जाता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे IT। बेटा आपने पढ़ा था ना कि I इक्वल आपका होता है Q अपॉन T। तो Q आपका हो जाएगा IT। तो बेटा W आपका हो जाएगा VIT। बस Q की वैल्यू रखिए आप IT, तो W आपका हो गया VIT। अब आप क्या करेंगे, अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो बेटा W इक्वल क्यू बी एक फॉर्मूला तो बेटा आपका ये हो गया, इसको देखो ध्यान से। दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया ये वाला VIT वाला। बेटा ये दो फॉर्मूले आपके ये हो गए, ठीक है। अब बेटा तीसरा फॉर्मूला देखो आपका कैसे आया वो समझना है। तो बेटा आपने जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपका क्या है V हट गया है, आपका क्या है V हट गया है। तो बेटा आपको पता है कि भाई W इक्वल टू, बेटा आप थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आप समझ, इधर इधर बताता हूँ। जैसे बेटा आपको पता है, जैसे बेटा आपको पता है कि W इक्वल टू VIT आपका हो गया, ठीक है। अब आपको V हटाना है तो बेटा R का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, R का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो पढ़ा था V अपॉन I। अगर आपको V हटाना है तो V क्या हो जाएगा यहाँ पे IR हो जाएगा। बस आप यहाँ पे IR लिखो, क्या लिखो आप यहाँ पे IR लिखो। अगर आप IR लिखोगे तो आप लिखोगे IR इंटू IT, ये आपका हो जाएगा I स्क्वायर RT, ठीक है। तो बेटा ये थर्ड वाला फॉर्मूला आपका आ गया I स्क्वायर RT।
अगर बेटा आपको वी स्क्वायर टी अपॉन आर लेके आना है तो बेटा आप क्या करोगे, आप यहां से क्या करोगे, आप यहां से आई की वैल्यू निकाल लो। आई की वैल्यू होगी आपकी वी, आप आई की वैल्यू आपकी होगी वी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो वी अपॉन आर। तो बेटा आपका फॉर्मूला था W इक्वल टू वी आई टी था आपका फॉर्मूला। तो आप आई का वैल्यू रखो V इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर और ये ऊपर टी आपका हो जाएगा। तो बेटा आपका वही लिख दिया वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो ये बेटा ये जो 4 फॉर्मुलेस हैं ये आपके इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपका इलेक्ट्रिकल पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन। तो बेटा आपने पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा होता है। पावर क्या होता है, W अपॉन टी होता है। तो वही बेटा हमने लिखा पावर इक्वल टू W अपॉन टी। और W अपॉन टी ये जो आपका लिखा गया है इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं VI। कैसे लिख सकते हैं बेटा, अभी आपने पढ़ा था ना, जैसे P इक्वल टू आप W अपॉन टी लिखेंगे और W को अभी आपने लिखा था VIT। अभी आपको लास्ट मैंने फॉर्मूला बताया, अपॉन में टी करेंगे तो टी से टी कट जाएगा तो पावर आपका आ जाएगा VI। बहुत ही सिंपल है। जो बेटा आपके पहले जो फॉर्मूले थे ना उन्हीं में आप क्या कर दिया, आपने टी से डिवाइड कर दिया। बस जो पहले जो आपके W के फॉर्मूले आए थे उन्हीं में आप टी से डिवाइड कर दीजिए, सारे फॉर्मूले आपके आ जाएंगे। तो VI आ जाएगा पहला, दूसरा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा, तीसरा आपका आई स्क्वायर आर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता ना कि भाई जो आपके W के फॉर्मूले थे वो आपके VIT था, दूसरा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर टी था और तीसरा आपका आई स्क्वायर आर टी था। जब आप इन तीनों में टी से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा पावर, यहाँ से टी हटाइए तो VI आ गया, आप यहाँ से टी हटाइए तो वी स्क्वायर अपॉन आर आपका आ गया, अगर आप यहाँ से टी हटाइए तो आपका आई स्क्वायर आर आ गया। यहाँ पे आर और लिखिए। तो बेटा इस तरीके से ये जो बेसिक फॉर्मूले थे वो आपके इलेक्ट्रिकल पावर के लिए भी आ जाते हैं। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 वॉट। डिफाइन 1 वॉट कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। बेटा आप क्या लिखोगे, 1 वॉट is the electrical power consumed. 1 watt is the electrical power consumed when a current of 1 ampere flow through a circuit of potential difference 1 volt. बस बहुत सिंपल वे में लिख दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाई यहाँ से आप समझ, P इक्वल टू क्या पढ़ा था अभी आपने, VI पढ़ा था, P इक्वल टू VI। तो बेटा P इक्वल टू VI आपने देखो ये जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा ना, ये भी आपने पढ़ा, तो इसको आप 1 लोगे, इसको आप 1 लोगे तो पावर भी क्या आएगी 1 आ जाएगी। तो वही आपने लिख दिया कि इलेक्ट्रिकल पावर जो भी कंज्यूम होगी वो आपकी 1 वॉट होगी। कब होगी, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो ये चीज आपका बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा जो कमर्शियल यूनिट है वो हम लोग समझते हैं कि क्या है कमर्शियल यूनिट। तो बेटा एक तो है आपकी वॉट आवर और दूसरी है आपकी किलोवाट आवर। अब बेटा जो वॉट आवर होता है उसको आप कहते हैं 3600 जूल, लेकिन जो किलोवाट आवर होता है उसको आप कहते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अब बेटा इस पर क्या है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आप कहोगे 1 वॉट आवर इज इक्वल 1 वॉट आवर इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन 360 जूल, सेकंड ऑप्शन 3600 जूल, थर्ड ऑप्शन 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, फोर्थ ऑप्शन 3.6 इंटू 10 पावर 5 जूल। तो बेटा अब इसमें कौन सा आंसर सही है वो आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हैं कि 1 वॉट आवर इज इक्वल टू डैश क्वांटिटी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो हमारा हाउस होल्ड होता है उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है वो समझते हैं। तो बेटा अगर आप एनर्जी को kWh में लिखते हैं, किलोवाट आवर में लिखते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है कि पावर को आप किलोवाट में ले लो और
टाइम को क्या है आप आवर में ले लो। बेटा वही फॉर्मूला फिर से, P इक्वल टू आपका था ना W/T, तो आप लिखोगे W इक्वल टू P इंटू टी। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको आपका जो वर्क डन होता है ना, यही तो एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होता है। तो बेटा जो वर्क डन है उसी को आप एनर्जी कहते हो, तो आपका एनर्जी हो जाएगा P इंटू टी। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर इक्वल टू पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर। अब बेटा पावर को आपने क्या लिखा किलोवाट में, तो आप क्या कर लो, पावर को वॉट में कर लो इंटू टाइम कर लो। टाइम किस में कर लो, आवर में कर लो। बेटा ये कब कर सकते हो, बेटा किलो वॉट को अगर आप वॉट में कर रहे हो, कुछ सोच के देखो, अगर किलो वॉट को वॉट में लेके आ रहे हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, देखो डिवाइड में 1000 आ गया आपका ये। अब देखो आप पावर को क्या लिखोगे, पावर को लिखोगे VI, V वोल्ट इंटू आई वोल्ट इंटू टी इन आवर अपॉन 1000। अब बेटा आप देखो ध्यान से, ये हो गया आपका V वोल्ट में, आई एम्पियर में, टी आवर में अपॉन 1000। तो ये तो आपका एनर्जी आ गया हाउस होल्ड के लिए। अब अगर हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में कितना कॉस्ट आने वाला है, कितना पैसा आपका लगने वाला है, तो आप बोलोगे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, जितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई है किलोवाट में इनटू जो भी कॉस्ट है किलोवाट आवर की। तो बेटा जितनी कॉस्ट है 1 किलोवाट आवर की वो वैल्यू लेना है आपको, और जितनी हमारी एनर्जी लगी है वो हमको लेना है किलोवाट आवर में, तो वो हमारे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हाउस होल्ड वाला वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, मतलब करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट है वो समझेंगे हम लोग। तो बेटा पहला फैक्टर हम लोग देखते हैं। बेटा बेसिकली इसमें क्या है ना, जो हीटिंग इफेक्ट वाला है इसमें आपके 3 फैक्टर्स हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो डिपेंड करता है आपके करंट पर। तो बेटा जो आपका हीट होगा वो आई स्क्वायर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड पॉइंट, जो आपका हीट होगा वो रेजिस्टेंस के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं उसको देखेंगे। बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपका थर्ड पॉइंट है कि एच आपका टी के प्रोपोर्शनल। तो बेटा आपके 3 पॉइंट्स को आपने 3 इक्वेशन बना दिया। तो आपका क्या हो गया, आप लिख देंगे, बेटा आपने पहला देखा था एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, दूसरा आपने देखा एच प्रोपोर्शनल आपने आर देखा, थर्ड आपने देखा जो बेटा एच है आपका वो प्रोपोर्शनल आपने टी देखा। एच आपका प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर आर टी। तो बेटा आपने लिखा एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। अब बेटा प्रोपोर्शनल का साइन आओगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो 1 आता है, तो एच इक्वल हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर टी जूल। तो इस तरीके से जो हीट है वो आपकी आ जाती है आई स्क्वायर आर टी जूल। अब बेटा इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड में अब आपको क्या करना है, अब बेटा आपको देखो करना ये है कि जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है फिजिक्स आईसीएससी सेमेस्टर 2 आईसीएससी क्लास 10, तो बेटा आपको क्या करना है, जो ये प्लेलिस्ट है फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएससी क्लास 10, ये प्लेलिस्ट का नाम आपको मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में क्या करना है, आपको सारे के सारे वीडियो का जरूर देखने हैं। बेटा ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था सब कुछ पूरा चैप्टर 1 वीडियो में हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया है। अब आपको करना सिर्फ इतना है, इस प्लेलिस्ट में जाना है और जो जो भी लेक्चर्स होंगे ऑल चैप्टर्स के, जो भी आपके सेमेस्टर 2 में आने वाले हैं फिजिक्स में, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ज्योग्राफी के वीडियो देखना है, आपको हिस्ट्री के वीडियो देखना है, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो है आपकी HCG सेमेस्टर 2। इसमें आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं ज्योग्राफी वाले, जो भी आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स है उसके वीडियो अगर आपको देखना हो तो वो आप इसमें देख सकते हैं। तो बेटा फिजिक्स के सारे लेक्चर्स आपको इसी में मिलेंगे और बेटा बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक सिस्टमेटिक स्लाइड बना के आपको समझाया जाएगा। और बेटा आपको मैं आगे बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बच्चों, काफी बच्चे इनको अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वो आप डाल सकते हैं। और अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, कोई भी चीज कंफ्यूज कर रही है, तो आप हमसे क्या है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे फेसबुक पेज पे आप जा सकते हैं, वहां पे आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिलेगा। जैसे ही आप पेज को लाइक करेंगे तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और बच्चों, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप है, इसके साथ आप क्या है, कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत ही लेटेस्ट अपडेट हैं वो सब कुछ देते रहते हैं। और जो भी टॉपिक के वीडियो है वो सब कुछ आपको मिलता रहेगा, तो आप इन सब चीजों से क्या कनेक्ट हो जाइए। और बच्चों, कोई भी आपका डाउट है जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और जो भी आपके सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में क्या है, डालिएगा। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइएगा। और बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।